चल भी गई ना चली। देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द। वर्णमाला की क्लास हो चुकी है, वर्णमाला के बाद आएगा हमारा शब्द। तो सबसे पहले तो देखो, शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल पूछता है कि अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह कहलाता है, क्या कहलाएगा? ठीक है, अक्षरों का समूह शब्द नहीं कहलाएगा। बचपन से तुम एक चीज पढ़ते आ रहे हो, एक साइड में लिखा होता है शब्द और दूसरी साइड में लिखा हुआ होता है अर्थ। तो शब्द है तो अर्थ है, जिसका अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं है। ठीक है, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सा सवाल पूछता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द केवल दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब यहीं से बांट लेते हैं। सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब क्या होता है? स अर्थ क, यानी कि अर्थ के साथ। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उन्हें कहते हैं सार्थक। जैसे कलम, पंखा, पानी, रोटी इत्यादि शब्द। ठीक है, दूसरे आ गए हमारे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, परंतु हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्द तो हैं पर कोई निश्चित अर्थ नहीं है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे रोटी के साथ लगा दिया आपने छोटी, अरे रोटी छोटी ले आ भाई। ठीक है, चाय वाय पी ले, चाय के साथ क्या लगा दिया? वाय। दाल वाल ले आ, दाल वाल। तो भाषा को आकर्षक बनाने के लिए ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता परंतु प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार से सवाल पूछता है। नंबर 1, रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। यहां पे सवाल ये बनाएगा, रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा, रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार। कौन कौन से? क, ये होता है तत्सम। ख, तद्भव। ग, देशज। अघ, विदेशी या आगत। विदेशी या आगत। ठीक है, तत्सम। तत्सम जैसे थे वैसे हैं। कहां थे? संस्कृत में। ठीक है, यानी कि वो शब्द जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं। वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में मूल रूप में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? संस्कृत के
शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग। ठीक है, यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं वो अपने असली रूप में हिंदी में प्रयोग हो जाएंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? तत्सम। जैसे रात्रि, व्याघ्र, वट, कोकिल इत्यादि। अभी करेंगे। तद्भव होते हैं जो संस्कृत के शब्द थे वो बदल गए। विकृत शब्द हिंदी में प्रयोग। ये विकृत क्या होता है भैया? विकृत शब्द का अर्थ क्या होता है? विकृत का बदले हुए। विकृत मतलब बदले हुए। ठीक है, जैसे वहां पे विकार आया था, विकार उत्पन्न हो जाता है, तो विकार का अर्थ क्या है? बदलाव। विकृत बदल गए। तो रात्रि बदल के क्या हो गई? रात। व्याघ्र बदल के क्या हो गया? बाघ। वट बदल के क्या हो गया? बरगद। कोकिल बदल के क्या हो गई? कोयल। ठीक है, इसी तरह सवाल बना लेता है, कोकिल का तद्भव क्या होगा? कोयल। व्याघ्र का तद्भव क्या होता है? रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि। ऐसी सवाल बना लेगा। ठीक है, तो ये मैं अभ्यास कराऊंगा बाद में भी, पहले इनको समझ लेते हैं। देशज शब्दों के बारे में ये कहा जाता है, ये देसी भाषा के शब्द होते हैं और ये देश काल के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, एक कहावत चलती है गांव के अंदर, 5 कोस पे पानी बदले और 15 कोस पे वाणी। भारत वो देश है कि जहां 5 कोस में तो पानी बदल जाता है और 15 कोस में वाणी बदल जाती है। ठीक है, तो एक बात है हमारे यहाँ उपला, हमारे यहाँ उपला बोलते हैं। ठीक है, अभी गंगा पार करो वहां पे गोसा बोलेंगे। तो जगह जगह पे इनके नाम बदलते रहते हैं। तो ऐसे शब्द जो हमारी देसी भाषा के हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। मगर परिभाषा जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे? जिन शब्दों की उत्पत्ति ज्ञात ना हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति पता नहीं कैसे हो गया। जैसे खलवा, नाम सुना खलवा? बिटौड़ा, लोटा। ठीक है, एक होता है झोटा, नाम सुना झोटे का? ठीक है, कबड्डी बहुत पूछता है ये। जोड़ा, ये सब चीजें जानते हो ना क्या होती हैं, है ना? खलवा, बिटौड़ा, लोटा, झोटा, कबड्डी और जोड़ा। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो देसी भाषा में प्रयोग होते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी या आगत शब्द। विदेशी भाषाओं के हिंदी में प्रयुक्त शब्द उन्हें हम विदेशी या आगत कहते हैं। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा इस शब्द के ऊपर। ये क्या है? रिक्शा। कहां से आई? जापान। दूसरा आएगा तंबाकू। तंबाकू आया पुर्तगाल से, ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाय, ये चीनी शब्द है। ठीक है, और लीची, ये भी चीनी शब्द है। गलीचा, अरबी फारसी। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया हमारा? बंदूक ना, ये आया था पुर्तगाल।
टर्की, तुर्की। पिस्तौल भी तुर्की है। ठीक है, तो ये वो शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। गलीचा, वो नीचे कारपेट बिछाते हैं ना, उसको कहते हैं, ये अरबी भाषा का है। ठीक है, इसकी पूरी एक लिस्ट बना के मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा कि कौन सी भाषा से लिया गया है। इसके ऊपर एक सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो आ जाइए। रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? जब तक इन्हें नहीं समझोगे तब तक परीक्षा में कुछ भी कर नहीं पाओगे। ठीक है, एक एक चीज को अच्छी तरह स्पष्ट कर लेना जरूरी है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जो संस्कृत भाषा से जू के तू आ गए। कैसे आ गए? जू के तू, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ गए, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? नहीं आई बात समझ में? चलो दूसरे तरीके से समझो यार, मेरा पर्टिकुलर तरीका ट्रेडमार्क। तुम में से किसी एक बच्चे को पढ़ने के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी भेजा गया, वो वहां पे सीधे सीधा गया, सीधे सीधे पढ़ाई की और डिग्री लेके वापस आ गया, तो वो तत्सम है। कैसा है वो? तत्सम। अब वो यहां से गया था पढ़ने के लिए, डिग्री तो ली, जुएबाज, लौंडियाबाज, दारूबाज, गैंगस्टर, ये सब बन के आ गया, तो उसे क्या कहेंगे हम? तद्भव। अब वो जैसा गया था वैसे नहीं आया है। ठीक है, वो अपने साथ बहुत सारे गुण भी लेके आया है। ठीक है, सीख के आया है, ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको क्या कहेंगे हम? तद्भव। तो जो संस्कृत से सीधा सीधा हिंदी में आ गया वो तो हो गया तत्सम, और जो आते आते बदल गया वो हो गया तद्भव। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में सीधा सीधा आया तो तत्सम। ठीक है, घूम फिर के आया तो तद्भव है। एक सिंपल सा उदाहरण मैंने तुम लोगों को दिया भी है इसके अंदर। क्या? घृत, एक शब्द है घृत। रुई तेल घृत वसन मंगाई, पूछ बांध कर आग लगाई, पूछ घुमाई है हनुमान पतित पावन सीताराम। रुई तेल घृत, घृत क्या हो गया? घी। ठीक है, दधी, दधी का क्या हो गया? दही। असली शब्द ये है, इसे तत्सम कहेंगे, और ऐसे बोलने लगे हम, क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही लिख दूंगा तो तत्सम कहलाएगा, और मैं बदल के लिख दूंगा तो तद्भव कहलाएगा। ठीक है, तो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, वैसे ही लिख रहे हैं, तो क्या हो गया? तत्सम। और बदल बदल के लिख रहे हैं उनको, तो कैसे हो गए? तद्भव। ठीक है, अब ये आ गया देसी, देशज। देशज तो क्लियर हो गया, बिल्कुल देसी भाषा के शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी यानी कि दूसरी भाषाओं से आ गए। स्टेशन, रेल, ठीक है, और कंपार्टमेंट, कैन, बल्ब, पेन, लाइट, ये सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं लगता हम लोगों को। ठीक है, डाक खाना, तो डाक उसमें हिंदी का है और खाना इसमें अरबी का है। ठीक है, तो हम शब्दों को बीच में प्रयोग कर रहे हैं मगर पता नहीं लग रहा है कौन सी भाषा के हैं, तो उनकी छटनी करना सिखाता है ये। तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अभी सही में आ गया होगा, इसको उतार लो फटाफट कॉपी के ऊपर। चलो भैया अब आगे शुरू करें। ये तो हो गया रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हुए? कौन कौन से? ठीक है, अब आएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। अभी रचना से या उत्पत्ति से आए हैं, अब आएंगे व्युत्पत्ति से। इसमें ऐड होगा सर नीचे को। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, अभी तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं। रचना या उत्पत्ति के आधार पर तुम्हारी कुछ किताबों में 5 प्रकार के लिखे हुए हैं। ठीक है, वो 5वें प्रकार लिख रखी है उन्होंने संकर शब्द। क्या लिख रखी है? संकर शब्द। ये 5वीं प्रकार जो है ना, काट देना, ये अलग ही है, इसे समझाऊंगा मैं भी इसके बाद में। हाँ, तो ये रचना या उत्पत्ति के आधार पर उसमें नहीं आता है, उसमें केवल 4 ही प्रकार के आते हैं। आईएम से चेक करेगा, 4 चेक करेगा, 5 नहीं लिखने हैं।
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द यहां पे जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? अब तुमसे सवाल कैसे कैसे पूछेगा? 3 टॉपिक हो गए आपके पास। पहला, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के जवाब देना है आपको। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ठीक। अगला सवाल पूछेगा, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना उत्पत्ति एक साथ लिखा हुआ है, देखो जरा। ठीक है, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। वही तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, अब अगला सवाल, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के। नंबर 1, क्या? कबूतर, रूढ़ी, रूढ़ी शब्द। ठीक है, ख, यौगिक, और ग, योग रूढ़ी शब्द। योग रूढ़ी शब्द। ठीक है, रूढ़ी गणित में आप पढ़ते हो प्राइम नंबर्स। ठीक है, उन्हें कहा जाता है अभाज्य या रूढ़ी। अभाज्य या रूढ़ी अर्थात ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें रूढ़ी या अभाज्य संख्या कहते हैं। वही चीज यहां पे है। ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, जिनको खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे शब्द जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ी शब्द कहते हैं, यानी कि सिंगल शब्द। जैसे कलम, कुर्सी, कर्म, काम इत्यादि शब्द। ठीक है, ये सिंगल सिंगल शब्द है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम? रूढ़ी शब्द। अब यहां जाओ, यौगिक। यौगिक शब्द ही 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। योग प्लस इक प्रत्यय लगा दिया, जो योग करके एक हो गए, अर्थात इसमें 2 शब्द मिलेंगे। योग तो 2 का ही होगा ना कम से कम। भाई सिंगल नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका योग करोगे, घटा करोगे, गुणा करोगे, कुछ नहीं कर सकते इसका। मगर 1 और लिखा हुआ हो तो जोड़ दोगे, घटा भी दोगे फिर तो इसने क्या कहा? योग जमा इक। इसका मतलब क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है और एक हो गए, वो दोनों मिलके एक हो गए। ठीक है, ऐसे शब्दों क्या कहेंगे हम? यौगिक। परंतु इनको तोड़ने पर इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका विच्छेद करने पर अर्थ परिवर्तन अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं। अगर इनको अलग अलग भी कर दें तो इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पाठशाला, गौशाला, हिमालय, चलो जी विद्यालय, चलो विद्यालय, पुस्तकालय, घुड़साल इत्यादि शब्द। ठीक है, पाठशाला का मतलब क्या है? पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला।
अब इसे तोड़ के अलग अलग कर दो, पाठ और शाला। तो पाठ का मतलब पढ़ना और शाला का मतलब घर, पढ़ने का घर। गौशाला गाय का घर, हिमालय हिम का घर। ठीक है, तो तोड़ने पे अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। अब जब आएंगे योग रूढ़ि शब्दों में, यहां पे क्या होगा, दो शब्द मिलकर नया अर्थ देंगे, नया अर्थ देंगे। ठीक है, और इनका विच्छेद कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर क्या होता है, गणेश। ठीक है, और दशानन, दशानन यानी कि रावण। षडानन यानी कि कार्तिकेय, कार्तिकेय। ठीक है, और पीतांबर अर्थात विष्णु, सही है बिल्कुल एकदम। ठीक है, श्वेतांबर, श्वेतांबर अर्थात सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, अब इनको तोड़ते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लंबा प्लस उदर। संधि की क्लास में पढ़ाया था, इसमें जो संधि होगी कौन सी होगी, जल्दी बताओ, संधि कौन सी है इसके अंदर? जोड़ कहां लगा हुआ है, क्या बना है यहाँ पे, ओ, और ओ कहां बनता है, गुण संधि में। कौन सी है ये, गुण संधि। ठीक है, अब लंबा का मतलब क्या होता है, बड़ा, और उधर का मतलब होता है पेट। तो तोड़ने पे तो बन रहा है बड़ा पेट, और मिलाने में बन रहा है गणेश। तो ऐसे शब्द जिनका विच्छेद करने पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ि शब्द कहते हैं। ठीक है, दशानन देखो, 10 प्लस आनंद मिला क्या बन गया, दशानन। ठीक है, यहां पे कौन सी संधि है, संधि कौन सी है यहाँ पे, जोड़ यहां पे लगा हुआ है। जोड़ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आधा डंडा, और आधा डंडा कहां पे होता है, दीर्घ संधि में। तो कौन सी संधि है इसके अंदर, दीर्घ संधि। ठीक है, अब 10 का मतलब तो हो गया 10, और आनंद का मतलब क्या हो गया, शेर। तो तोड़ते क्या हो गया, 10 शेर, और मिलाते क्या बन गया, रावण। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो मिलाने पर नया अर्थ बनाते हो, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ि शब्द कहते हैं। निश्चित हो गए, समझ में आया? चलो बता दो, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि। ठीक है, रूढ़ि वो शब्द होते हैं जिनका विच्छेद नहीं किया जा सकता। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनेंगे और अलग अलग होने में उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और योग रूढ़ि वो शब्द होंगे जो 2 शब्दों के मेल से बनेंगे और उनका अर्थ तोड़ने पर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई हो तो ठीक, नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनो। हमारी क्लास का एक बच्चा आईएएस कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाता है। ठीक है, अब कहीं किसी और शहर से कोई एक कन्या वहां पे आईएएस कोचिंग करने जाती है। ठीक है, अब दोनों में जो है दोनों की चोट मिल जाती है और दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं, एक कमरा लेके। ठीक है, साल 2 साल उन्होंने तैयारी की, सिलेक्शन किसी का हुआ नहीं, आपस में तकरार हो गई, वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चली गई। ठीक है, कोई फर्क पड़ा, आज भी वो लड़का है और वो लड़की है। ठीक है, मगर चोंच लड़ाते लड़ाते उनमें थोड़ी सी चोंच और ज्यादा लड़ी, थोड़ा प्रेम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो दोनों ने एक कदम और आगे बढ़ा के कोर्ट मैरिज के लिए शादी कर ली। ठीक है, अब परिणाम तो दुष्परिणाम में बदल नहीं है। ठीक है, फिर किसी बात को लेकर तकरार हुई, वो बैग उठा के अपने घर, वो बैग उठा के अपने घर। तो अब फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा। अब क्या फर्क पड़ा, अब वो लड़का लड़की नहीं है, अब वो है छुटा हुआ और छुटी हुई।
गांव की भाषा में बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम ठेठ हिंदी में। ठीक है, तो ये वही चीज है कि यहां पे क्या है, ये लिव इन में है, छोड़ के चले गए, अलग अलग हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थ जो का तू रहेगा। मगर ये क्या है, ये मैरिड है, ये पति पत्नी है, ये दोनों शब्द। ठीक है, क्योंकि शादी करके नाम बदल जाते हैं, वो लड़का लड़की रहे, अब क्या होगा, वो पति पत्नी। अब वो अगर जाएंगे अलग अलग हो गए तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, क्या कहलाएंगे, छुटा छुटी। ठीक है, लिव इन में रहने के बाद अपने घर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी वो लड़का है वो लड़की है, क्योंकि नाम नहीं बदले थे। तो यहां पे क्या होगा, मिलेंगे तो नाम बदलेंगे, या फेरे हो चुके हैं इनके। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ी शब्द कहते हैं। समझ आ गई इतनी बात? उतारो फटाफट, अगला टॉपिक समझाते हैं इसमें। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? अब इसमें एक चीज और रह गई है, व्युत्पत्ति की जगह लगा दो प्रयोग। यहां पे क्या लगाना है, प्रयोग। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, इन दो प्रकार के बाद जो है ना, तुम्हारी पूरी हिंदी की व्याकरण आ जाएगी इन दो प्रकार में ही। क्लियर? और जितने भी इसके बाद टॉपिक आएंगे इसमें प्रयोग के आधार में, उन टोटल के टॉपिक से 2018 में एक एक सवाल उठाया था, हर टॉपिक से एक उठाया था। दो प्रकार, नंबर एक विकारी शब्द, विकारी शब्द, ओम, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के आधार पर बदल जाते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के आधार पर बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अभी विकारी शब्द जो होते हैं कितने होते हैं, ये चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये चार होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, ये चार लिख के पूछ लेगा, निम्नलिखित चार में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो उनमें तीन ये लिखे हुए होंगे, एक कोई और लिखा हुआ होगा। नंबर दो, अविकारी शब्द। तब तो परिभाषा याद हो जाएगी, क्या, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के आधार पर नहीं बदलते। अविकारी शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें होते हैं पांच, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और पांचवा होता है निपात। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, जो लिंग, वचन और काल के आधार पर बदल जाएंगे वो विकारी, और जो नहीं बदलेंगे वो अविकारी। ठीक है, ये इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इन्हीं को कहते हैं।
बस उसमें निपात लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। उन 8 में से पहले 4 जो है वो विकारी और अंतिम 4 अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी। ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये क्या हो गए आपके अविकारी। ठीक है, अगली कक्षा में इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। और एक सवाल एक सवाल एक सवाल एक सवाल, 4 तो ये रखे हैं और 5 ये रखे हैं। ये 9 सवाल जो है 2018 में हर पेपर के अंदर एक एक सवाल एक एक टॉपिक से पूछा गया था। तो ये तुम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।